स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ टच में। आशा करते कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे। फिर उसके बाद में पीछे जाके आर्बिट्रेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद में आर्बिट्रेबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स को भी डिस्कस करेंगे। फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देखेंगे। फिर ड्राफ्टिंग एंड इफेक्टिव आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देखेंगे। फिर एग्रीमेंट साइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये देखेंगे। उसके बाद में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे स्टैम्प होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है ये भी देखेंगे। और फिर वीडियो को कंक्लूड करेंगे फिर और इस वीडियो को एंड करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपका पूरा जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसे कि जो आर्बिट्रेशन होता है, तो आर्बिट्रेशन शुरू कहाँ से होता है? आर्बिट्रेशन तब शुरू होता है जब एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर्म होता है। मतलब जब दो पार्टीज़ किसी डिस्प्यूट को अराइज करती है तब आर्बिट्रेशन शुरू नहीं होता। आर्बिट्रेशन शुरू तब होता है जब एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर्म होता है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तब फॉर्म होता है जब दो पार्टीज़ जो डिस्प्यूट में हैं वो अग्री करती है कि वो अपने इश्यूज़ को डिस्कस करके एक कंक्लूज़न पे आएगी। तब जाके एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर्म होता है और तब जाके आर्बिट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस झगड़ा जब शुरू होता है तब शुरू नहीं होता है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस तब शुरू होता है जब एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे दो लोग म्यूचुअल डिसीजन पे एग्री करते हैं कि वो अपना जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करेंगे थ्रू अ मेडिएटर या फिर थ्रू अ आर्बिट्रेटर। तो वो आर्बिट्रेटर के थ्रू एक प्रोसेस में जाते हैं जिसको आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। और फिर उस प्रोसेस में जो आर्बिट्रेटर है वो एक बाइंडिंग डिसीजन एट द एंड दोनों का मुद्दा सुनने के बाद देता है। तो उस पे जो दोनों पार्टीज़ होते हैं इन अ डिस्प्यूट वो उस डिसीजन पे रिलाई करते हैं एंड देन द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड्स। तो इसी को कहते हैं आर्बिट्रेशन। और जो जिस एग्रीमेंट के थ्रू दोनों पार्टी किसी आर्बिट्रेशन में घुसते हैं उस एग्रीमेंट को कहते हैं उस एग्रीमेंट को कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंड आर्बिट्रेशन प्रोसेस। तो अब डिस्कस करते हैं आर्बिटेबिलिटी ऑफ द डिस्प्यूट। आर्बिटेबिलिटी ऑफ द डिस्प्यूट मतलब कोई भी डिस्प्यूट जो पार्टीज़ लेके आ रहे हैं किसी भी प्राइवेट ट्रिब्यूनल के पास या फिर स्टेट ट्रिब्यूनल के पास, तो वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेबल है या नहीं ये भी बहुत ज़रूरी है। आर्बिट्रेबल मतलब कि जो भी आर्बिट्रेशन जिस भी डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन होता है वो आर्बिट्रेशन तभी हो पाएगा जब वो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर फॉल होता है। मतलब जो भी डिस्प्यूट है वो अगर आउट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट है तो फिर वो आर्बिट्रेबल नहीं होगा। मतलब मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर देते हैं और मर्डर करके आप आके किसी को अपॉइंट करेंगे एज आ आर्बिट्रेटर और आप उसको बोलेंगे कि मेरा जो ये मुद्दा है मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। अब मर्डर करने के बाद मैं सामने वाले पार्टी से बातचीत करके उस चीज़ को सुलझाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मर्डर किया है तो आप पे मर्डर के चार्जेस लगेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CPC एंड RPC। तो इसीलिए कोई भी जो डिस्प्यूट है जो अराइज हुआ है बिटवीन टू पार्टीज़ वो आर्बिट्रेबल होना चाहिए। वो अनआर्बिट्रेबल होगा तो फिर वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा आप डिस्प्यूट लेके भी आते हैं किसी भी ट्रिब्यूनल में तो अगर वो अनआर्बिट्रेबल है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34(2)(b) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट वो कोर्ट जो है उस डिस्प्यूट को असाइड कर देगी और फिर कोई भी उस डिस्प्यूट को वापस आर्बिट्रेशन प्रोसेस में नहीं ले जा पाएगा। तो अब देखते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेक्शन 2A में और सेक्शन 7 में ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में डिफाइंड है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें दो पार्टीज़ होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे एक
आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं और वहाँ पे जाके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाते हैं। और जो भी एंड कंक्लूजन होता है बाय द आर्बिट्रेटर वो दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है। और वो जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो एज अ जज वहाँ पे काम करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन। और जो भी डिसीजन होता है, ठीक है, जो भी डिसीजन होता है ऑफ द डिस्प्यूट, दोनों पार्टीज़ का जो डिस्प्यूट होता है अगर वो रिजॉल्व हो जाता है और जो भी डिसीजन जो आर्बिट्रेटर लेता है जो दोनों के हित में होता है वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ पे। दोनों पार्टी को वो जो भी डिसीजन लेगा आर्बिट्रेटर उसको किसी भी तरीके से उसको मानना ही है, क्योंकि वो लोग बातचीत करके एक फाइनल डिसीजन पे आते हैं। तो उस फाइनल डिसीजन पे दोनों पार्टी अग्री करती है तभी जाके आर्बिट्रेटर उस फाइनल ऑर्डर को फिर पास करता है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं। इन रवि प्रकाश गोयल वर्सेस चंद्र प्रकाश गोयल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, ठीक है, और उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज एडेड है तो फिर वो जो एग्रीमेंट है वो सबसे पहले आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू ही डिज़ोल्व होने का कोशिश करेगा, वो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाएगा। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, इसका मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ। तो कोई भी जो भी डिस्प्यूट है अगर वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू रिजॉल्व हो सकता है तो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाएगा। और ये मैंडेटरी भी है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट कि कोई भी अगर डिस्प्यूट है अगर वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्व हो जाएगा, यानी कि उस डिस्प्यूट में दोनों पार्टीज़ ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनवाया है तो सबसे पहले वो पार्टीज़ आर्बिट्रेशन और मेडिएशन के लिए जाएंगे, वो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाएंगे। और कोर्ट का भी काम ये है कि वैसे मैटर को सबसे पहले आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए भेजा जाए, ना कि उसको कोर्ट में एडमिसिबल किया जाए। अगर वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू सॉल्व नहीं होंगे तभी जाके वो कोर्ट में जाके फिर वो लिटिगेशन के प्रोसेस में जा सकते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट गिव्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को अगर हम लोग देखें तो नंबर 1 हो जाएगा स्टैंड अलोन सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है जैसे कि मान लीजिए आप लोग के पास पहले से ही एक ऑलरेडी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, ठीक है, तो साइड से एक और अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आप लोग बनाना चाहें तो वो भी बन सकता है। मतलब एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होने के बावजूद भी अगर कुछ छूट गया या फिर कुछ रह गया तो दूसरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी उसी से रिलेटेड बन सकता है या फिर दूसरा भी बन सकता है। तो वही होता है स्टैंड अलोन सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। नंबर 2 है एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड किया गया है या फिर कोई भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड किया है तो वो जो हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है उस आर्बिट्रेशन क्लॉज में दोनों पार्टीज़ के लिए सारे राइट्स और लायबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस लिखे होते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए रेडी होता है, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही कहलाएगा। तो वो भी एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही होता है, ठीक है। नंबर 3 है इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस। तो इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपको बनाना है, ठीक है, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपको बनाना है और आपके पास पहले से ही एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, किसी भी टाइप का आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो वहाँ से अगर आप आइडिया लेना चाहें, वहाँ से आप रेफरेंस लेना चाहें कि ऐसा बन सकता है, ये हमारा जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ये ऐसा बन सकता है, तो वहाँ से आप अगर आइडिया लेंगे तो फिर वो उसी चीज़ को इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस बोल सकते हैं। यानी कि वो एग्रीमेंट जो आप बना रहे हैं वो इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस मतलब रेफरेंस के थ्रू बना रहे हैं, तो आपने उस एग्रीमेंट को इनकॉर्पोरेट किया है बाय रेफरेंस, तो वो हो जाएगा हमारा इनकॉर्पोरेशन बाय रेफरेंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब बाय कम्युनिकेशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होता है वो आप बातचीत करके या फिर फ़ोन पे, ईमेल पे या फिर किसी भी तरीके से, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब अभी जो फ्लरिश हो रहे हैं उसके थ्रू भी आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना सकते हैं या फिर कर सकते हैं। और सबमिशन एग्रीमेंट क्या होता है? सबमिशन एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट हो चुका है, ठीक है, तो वो जो भी डिस्प्यूट हुआ है
और उसका कंक्लूज़न भी निकल गया है, तो उसी एग्रीमेंट को कहते हैं सबमिशन एग्रीमेंट। तो ये थे हमारे 5 टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स सी कि एक इफ़ेक्टिव आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ है जिसको आप लोग देख लीजिए। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स को मैंडेटरी किया था टू ड्राफ्ट एन इफेक्टिव आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। नंबर 1 प्रिंसिपल ये है कि जो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा वो लिखित में होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि दोनों पार्टीज़ किसी भी ट्रिब्यूनल में जाके अपने डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्प्यूट रह जाएगा तो फिर किसी भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो भी प्राइवेट ट्रिब्यूनल या फिर स्टेट ट्रिब्यूनल जिसमें भी जो पार्टीज जाते हैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए, वो जो ट्रिब्यूनल है वो इम्पार्शियल होना चाहिए टुवर्ड्स देयर एनी क्लाइंट। ठीक है। नंबर 4 प्रिंसिपल है कि जो भी पार्टीज़ है, ठीक है, तो वो जो जहाँ पे जा रहे हैं, मतलब वो अगर किसी ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, वो ट्रिब्यूनल जो डिसीजन बाउंड कर रही है, मतलब एंड में जो डिसीजन पे आ रही है, म्यूचुअल डिसीजन पे आ रही है, तो वो जो म्यूचुअल डिसीजन है उन पे ना दोनों पार्टीज़ को बाउंड, मतलब वो जो भी डिसीजन है वो बाइंडिंग है दोनों पार्टीज़ पे। दोनों पार्टीज़ आर बाउंड टू एक्सेप्ट द डिसीजन म्यूचुअली। ठीक है। और वहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टीज़ खुद जाके अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराते हैं, इसीलिए वो बाइंडिंग होता है, पर वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। सो नंबर 5 है हम लोग का प्रिंसिपल, देयर मस्ट बी कॉन्सेंसस एड आइडम। मतलब जो दोनों पार्टीज़ हैं, ए या फिर बी, मतलब 2 पार्टीज़ होते हैं, ठीक है, तो जो दोनों पार्टीज़ हैं दे शुड एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब जो दोनों पार्टी को म्यूचुअली एक साथ एक ही टाइम पे जो डिसीजन दे रहा है हम लोग का ट्रिब्यूनल, उस पर एग्री होना पड़ेगा। तो और भी बहुत सारे कंडीशन है फॉर ड्राफ्टिंग एन इफेक्टिव आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, बट अगर ये 5 कंडीशन फुलफ़िल हो जाते हैं तो फिर जो हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसके बहुत सारे क्राइटेरिया भी फुलफ़िल हो जाते हैं, और वो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा वो एक इफेक्टिव आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। So now at the end there is a question that whether an arbitration agreement needs to be signed। तो एक इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी है जिसको आप लोग देख लीजिए। इस केस लॉ में ये हुआ था कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ था कि कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उस पर साइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है ना, वो फॉर्म भी तब होता है जब 2 लोग एक साथ एक चीज़ पे अग्री करते हैं। तो जो चीज़ ऑलरेडी अग्रीड है, जो चीज़ ऑलरेडी सबको पता है, तो उस पर साइन हो या नहीं हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ऑल्दो साइन तो सब करते ही हैं, बट अगर बाई चांस किसी कंडीशन पे साइन नहीं है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होगा। तो वो साइन नहीं भी हो तो भी वो एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वेदर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नीड्स टू बी स्टैम्प्ड और नॉट। तो येस, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू बी स्टैम्प्ड, बिकॉज अगर वो स्टैम्प नहीं होगा तो फिर कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, आगे जाके उसका वैलिडिटी ख़त्म भी हो सकता है, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। इसलिए कोई भी अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो वो डेफिनेटली इट शुड बी साइंड, सॉरी इट शुड बी स्टैम्प्ड। सो लास्टली वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट एटलीस्ट वी हैव मूव टू आवर कंक्लूजन। तो एट द एंड, व्हेन द dispute resolution mechanism can have such far-reaching effect, it shall not be dealt with meticulous attention to detail. The interpretation by the various high courts and the Honorable Supreme Court highlight the need to carefully draft the arbitration clauses in the agreement, treating it like just another बायलरप्लेट क्लॉज में एज वेल बी लाइक, मतलब सिंपली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसको केयरफुली ड्राफ्ट करो। ठीक है, क्योंकि उसमें ना हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ मैटर करता है। अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो फिर वो एक आग की तरह काम करेगी, मतलब आग में घी की तरह काम करेगी। तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से ड्राफ्ट करना है अगर आप ड्राफ्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो। सो येस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। मैं थोड़ा सा
मेरा बोलने का जो है तरीका ऐसा ही है, मैं थोड़ा सा हकला देती हूँ कभी कभी, बट आई थिंक आप लोगों को वीडियो फ्रूटफुल लगा हो। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। थोड़ा सा भी अगर डिटेल्स कहीं पे मिस हुआ हो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी तरह की गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप सभी से।